everyone, welcome to TCS Academy. My name is कल्याणी उपाध्याय. I am your sociology educator. तो अभी तक हमने तीन सीरीज कंप्लीट कर ली है PYQs की. अब यह 4th सीरीज है. PYQs लगातार सॉल्व करते रहिए क्योंकि PYQs से ही आइडिया लगता है कि आपको क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है. और जैसे कि 9 ही दिन बच गए हैं. 9 दिन में आपको क्या ऐसे स्ट्रेटेजाइज करना है. आप पहले क्या करिए कि थ्योरीज पढ़िए, रिवाइज करिए उनको, फिर उससे PYQs से अलाइन करके पढ़ते रहिए. इससे आपका रिवीजन भी अच्छा होगा और PYQs पे अगर आपका अच्छा कमांड बन जाता है तो आपका UGC नेट JRF फर्स्ट अटेम्प्ट पे भी क्लियर हो जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. दिस इज अवर 4th सीरीज. नाउ मूविंग टू अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? अ बुक नॉट ऑथर्ड बाय GS घुरे. ये बुक्स दी हैं, 4 बुक्स दी हैं, उनमें से बताना है कि इनमें से कौन सी बुक GS घुरे की नहीं है, जो कि हम किस में पढ़ते हैं? अब हमारे फर्स्ट यूनिट पे, दैट इज 26 थिंकर्स. सोशियोलॉजिकल थ्योरी फर्स्ट यूनिट में हम 26 थिंकर्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हमारे GS घुरे भी आते हैं. तो इन बुक्स की लिस्ट दी गई है, उनमें से बताना है हमें कि इनमें से कौन सी GS घुरे की बुक नहीं है. अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको एक अप्रोच लेके चलना पड़ता है कि क्वेश्चन को ध्यान से, सबसे पहला पार्ट क्या होता है कि आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि कौन से क्वेश्चन में नॉट मेंशन है, कौन से क्वेश्चन में नॉट मेंशन नहीं है. कई बार हम जल्दी में जब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो ये जो नॉट वर्ड लिखा है इसको हम इग्नोर कर देते हैं, मतलब ध्यान ही नहीं दे पाते क्योंकि हम GS घुरे देख के जल्दी टिक करने लग जाते हैं. तो हम नॉट वर्ड पर फोकस नहीं करते, जिससे हमारा आंसर गलत हो जाता है और हमारे मार्क्स कट हो जाते हैं. तो हमें क्वेश्चन थॉरोली अच्छे से पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है ताकि हम अच्छे से आंसर कर पाए. अ बुक नॉट ऑथर्ड बाय GS घुरे. कास्ट एंड रेस इन इंडिया तो इनकी ही है. कास्ट एंड क्लास इन इंडिया भी GS घुरे की है. सिटीज एंड सिविलाइजेशन बुक भी किसकी है? GS घुरे की. अब इनमें से कौन सी बुक नहीं है? रूरल इंडिया इन ट्रांजिशन. कौन सी बुक नहीं है? रूरल इंडिया इन ट्रांजिशन. जैसे कि हम प्रीवियस जब सीरीज सॉल्व कर रहे थे, पार्ट 3 था जो सीरीज का PYQ का, उसमें हमने देखा था कि रूरल इंडिया इन ट्रांजिशन बुक किसकी है? AR देसाई की बुक है. तो जब ये AR देसाई बुक की बुक है तो GS घुरे की नहीं होगी. तो ये वेरी ऑब्वियस कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? B. इनमें से कौन सी बुक GS घुरे की नहीं है? रूरल इंडिया इन ट्रांजिशन. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, ये अजर्सन रीजन पर बेस्ड है. सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, फिर देन बिकॉज लगा के सेकंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर ये एनालाइज करेंगे कि सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट जो कि अजर्सन है उसका सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं. अगर सही एक्सप्लेनेशन है तो आंसर सही हो जाएगा, और अगर नहीं है तो एक स्टेटमेंट को हम ट्रू करेंगे और एक को गलत कर देंगे. कई बार क्या होता है, बोथ A and R आर ट्रू, मतलब असर्शन रीजन दोनों सही होते हैं और R सही एक्सप्लेनेशन होता है A का. बोथ A and R आर ट्रू. सेकंड में क्या है? दोनों ट्रू है, लेकिन R क्या है? A का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है. फिर थर्ड में क्या होता है? A इज ट्रू बट R इज फॉल्स. एक सही है, एक R गलत है, मतलब असर्शन सही है, रीजन गलत है. ठीक है. एक में क्या हो जाता है कि असर्शन गलत है, रीजन सही है. तो चलिए सॉल्व करने का ट्राई करते हैं. इसमें शायद D ऑप्शन मिसिंग है टेक्निकल इश्यूज की वजह से, टाइपिंग मिस्टेक में भी. तो पहला असर्शन पढ़ते हैं. सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया डेवलप्ड इन colonial interest because the Britishers realized the need to understand the native society and its culture in the interest of smooth administration. जैसे कि ब्रिटिश हमें कॉलोनाइज किए थे, इंडिया को कॉलोनाइज किए थे, तो वो हमारे कल्चर से वेल अवेयर नहीं थे. उनको पता नहीं था कि हमारे ट्रेडिशन, कस्टम्स, नॉर्म्स क्या है, हमारी सोसाइटी कैसी है. तो आपको अगर किसी सोसाइटी को कॉलोनाइज करना है, कॉलोनी बनानी है, तो सबसे पहले आपको लर्न भी तो करना पड़ेगा उस सोसाइटी के बारे में कि कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं. तो ये सब के लिए उन्होंने सोशल एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था और इसकी स्टडी को प्रोपोगेट कर रहे थे. ठीक है. तो A भी सही है और R भी सही है. और R क्या है? सेकंड का, R क्या है? असर्शन का अच्छा सा एक्सप्लेनेशन है, सही एक्सप्लेनेशन है. तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ
A and R are true and R is the correct explanation of A. ये बिकॉज वर्ड लगाने से हेल्प मिल जाती है कि इसका एक्सप्लेनेशन है या नहीं. बिकॉज मतलब क्योंकि. ठीक है, हिंदी वर्जन देख देती हूँ जिन लोग को इंग्लिश में थोड़ा भी डाउट है. कथन ये क्या कहता है, भारत में समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान औपनिवेशिक हितों में विकसित हुआ है. ब्रिटिश शासन ने सुचारू प्रशासन के लिए स्थानीय समाज और उसकी संस्कृति को समझने की आवश्यकता महसूस की. तो ये क्या है, इसका सही ऑप्शन है. बीच में हम क्योंकि लगा के पढ़ लेंगे, हिंदी वालों के लिए बता रही हूँ. चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. अकॉर्डिंग टू दुर्खिम, किसके अकॉर्डिंग, एमएल दुर्खिम ने societies with mechanical societies are characterized by. वो क्या पूछ रहे हैं कि मैकेनिकल सॉलिडरिटी के अकॉर्डिंग कौन सा लॉ प्रैक्टिस किया जाता था. उन्होंने दो टाइप की सॉलिडरिटी बताई थी, एक मैकेनिकल सॉलिडरिटी बताई थी, एक क्या बताई थी, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी. सोसाइटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था उन्होंने, एक था मैकेनिकल सॉलिडरिटी, एक क्या था, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी. अभी जो प्रैक्टिस हो रहा है वो क्या है, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी. पहले क्या था, मैकेनिकल सॉलिडरिटी. जो पहले सोसाइटीज थी उनमें क्या था, मैकेनिकल सॉलिडरिटी. लेकिन जो अभी हमारा प्रेजेंट एरा चल रहा है, प्रेजेंट टाइम चल रहा है, कंटेम्परेरी टाइम बोल सकते हैं, उसमें क्या है, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी. इसमें डिवीजन ऑफ लेबर है, किसमें, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी में. सोसाइटी विथ मैकेनिकल सॉलिडरिटी. अब क्या बोल रहा है, मैकेनिकल सॉलिडरिटी में कौन सा टाइप ऑफ लॉ प्रैक्टिस किया जाता है. तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रिप्रेसिव लॉ. क्या हो जाएगा, रिप्रेसिव लॉ. और ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी में क्या प्रैक्टिस किया जाता है, रेस्टिट्यूटिव लॉ. क्या, रेस्टिट्यूटिव लॉ. तो लिख के बता देती हूँ. दो टाइप की सोसाइटी उन्होंने बताई थी, एक क्या था, मैकेनिकल सॉलिडरिटी, मैकेनिकल सॉलिडरिटी, और सेकेंड क्या था, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी. इसमें लोग एक साथ क्यों थे, डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से. इसमें क्यों थे, कलेक्टिव कंसेंसस की वजह से. इसकी वजह से थे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस. ठीक है. ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी में क्या देखा हमने, रेस्टिट्यूटिव लॉ था. लेकिन वही मैकेनिकल सॉलिडरिटी में क्या था, रिप्लेसिव लॉ. अगर मैं तुम्हारा हाथ काट दिया हूं तो मेरा भी हाथ सरकार क्या करेगी, जो उस टाइम की किंग क्वीन हुआ करते थे वो मेरा भी हाथ कटवा देंगे, मतलब हाथ के बदले हाथ. लेकिन अब ऐसा नहीं है. अगर आप क्राइम करते हैं, मर्डर करते हैं, तो आपको पनिशमेंट के हिसाब से जेल या फिर फांसी ये सब होती है. ठीक है, मतलब प्री डिसाइडेड होता है कि अगर आप इतना बड़ा क्राइम करते हैं, इतना सीवियर क्राइम करते हैं, तो आपको 2 years इम्प्रिजनमेंट होगा कि 7 year इम्प्रिजनमेंट होगा. ठीक है, ये क्लियर हुआ. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कल्चर की डेफिनेशन दिया है. क्वेश्चन में क्या है, कल्चर की डेफिनेशन दी गई है और उसमें से पूछा है कि ये कल्चर की डेफिनेशन किसने दी है. तो इससे क्या पता चलता है कि डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आती है कि कौन सा डेफिनेशन किस थिंकर ने दिया है. अब क्या डेफिनेशन है, कल्चर इज दैट कॉम्प्लेक्स होल. कल्चर क्या है, दैट कॉम्प्लेक्स होल है विच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मोरल्स, लॉ, कस्टम एंड एनी अदर कैपेबिलिटीज एंड हैबिट्स acquired by man as a member of society. ठीक है, क्या बोल रहा है, knowledge, belief, art, morals, law, custom and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society. हिंदी वर्जन देख लेते हैं. किसने संस्कृति को इस प्रकार परिभाषित किया, यह एक समग्र संपूर्ण है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, रीति रिवाज और अन्य क्षमताएं एवं आदतें शामिल हैं, जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते अर्जित करता है. तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, E.B. टेलर. क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, E.B. टेलर. ठीक है,
कोई डाउट नहीं? Now, the next question is, in which of the following concept has M.N. Srinivas explained कास्ट मोबिलिटी? कास्ट मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट उन्होंने किस कॉन्सेप्ट में दिया है? कास्ट मोबिलिटी को उन्होंने किस कॉन्सेप्ट में समझाया है? एज अ प्रोसेस ऑफ सोशल एंड कल्चरल चेंज, कि सोशल और कल्चरल चेंज का प्रोसेस है। तो आंसर मॉडर्नाइजेशन नहीं होगा, सेकुलराइजेशन नहीं होगा, वेस्टर्नाइजेशन नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृताइजेशन। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? संस्कृताइजेशन। ठीक है, इसमें कोई डाउट है नहीं, क्योंकि संस्कृताइजेशन वही है कि जो लोअर कास्ट पीपल थे वो अपर कास्ट पीपल की कॉपी करते थे। अपर कास्ट पीपल जो प्रैक्टिस कर रहे हैं रिचुअल्स, बिलीफ, वो सब कॉपी करते थे। क्यों? क्योंकि उनके बराबर बनने के लिए, उनके तरह रिचुअल, मतलब क्या बोलना चाहिए कि जैसे हायर कास्ट पीपल है, लोअर कास्ट पीपल, अगर हम उनका कॉपी करेंगे, इमिटेट करेंगे उनके जो रिचुअल्स है, तो हम एक दिन उनके बराबर आ जाएंगे। इसलिए सोशल और कल्चरल मोबिलिटी ये प्रैक्टिस इसलिए कर रहे थे ताकि वो सोशल और कल्चरल स्टेटस में हाई हो सके। ठीक है, विच वन ऑफ दी, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ दी सोशल मूवमेंट, कौन सा सोशल मूवमेंट इन रूरल इंडिया कैन बी टर्म्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ ओल्ड सोशल मूवमेंट? दो टाइप के सोशल मूवमेंट होते हैं। जो सोशल मूवमेंट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, रूरल और एक क्या होते हैं? अर्बन होते हैं, रूरल और अर्बन। ठीक है, तो इसमें से क्या बोल रहा है, ऐसा कौन सा है जो ओल्ड सोशल मूवमेंट का एग्जाम्पल है, जो पहले होते थे? तो एथनिक मूवमेंट अब आ रहे हैं, रीजनल ऑटोनॉमी मूवमेंट अब आ रहे हैं, एनवायरमेंटल मूवमेंट अब आ रहे हैं। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? पीजेंट मूवमेंट। द राइट आंसर विल बी पीजेंट मूवमेंट, हिंदी में किसान आंदोलन। एनी डाउट? अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है? Which theory advocates the view that the domain of sociology is the common sense world of everyday life? क्या बोल रहा है कि जो सोशियोलॉजी का डोमेन है, मतलब सोशियोलॉजी का जो सब्जेक्ट है, स्कोप है, वो क्या पढ़ना है कि कॉमन सेंस ऑफ एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ की स्टडी क्या होती है? जो हम डेली एवरीडे लाइफ में जो चीजें प्रैक्टिस करते हैं, जो हम फॉलो करते हैं, जो चीजें हम करते हैं, उनकी स्टडी जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? फिनोमिनोलॉजी। क्या कहलाती है? फिनोमिनोलॉजी। तो क्या बोला? ऐसी कौन सी थ्योरी है जो कॉमन सेंस वर्ल्ड ऑफ एवरीडे लाइफ की बात करता है? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फिनोमिनोलॉजी। फिनोमिनोलॉजी होता क्या है? स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस, study of consciousness, study of experience, study of consciousnस क्या होता है? फिनोमिनोलॉजी। ठीक है, फिनोमिनोलॉजी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया था? एडमंड हसल ने। फिर उसको पॉपुलराइज किसने किया है? अल्फ्रेड सूस ने। उसमें कोई डाउट नहीं। अब द क्वेश्चन इज, the law of probability is applied in, law of probability किस पे अप्लाई होगी? नॉन रैंडम सैम्पलिंग में, रैंडम सैम्पलिंग में, जियोमेट्री में, सोशल रिसर्च में। बताइए इसका आंसर, ट्राई करिए। बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी से, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के कितने टाइप होते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के कितने टाइप होते हैं, इससे क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग में हमारा कोई बायसनेस नहीं होता, हम रैंडमली जो हमारे रिस्पोंडेंट्स हैं उनको चूज करते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है? प्रोबेबिलिटी की एवरी पीपल हैविंग इक्वल चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? ये किससे क्वेश्चन है? यूनिट सेकेंड, रिसर्च मेथोडोलॉजी। यूनिट सेकेंड के रिसर्च मेथोडोलॉजी से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है।
किससे? सैम्पलिंग, सैम्पलिंग के टाइप से, सैम्पलिंग दो टाइप की होती है। एक क्या होती है? प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक क्या होती है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है? एवरी रिस्पोंडेंट हैज हैविंग इक्वल चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो जाएगा। वेयर इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है? वेयर एवरी पॉपुलेशन हैविंग नॉट इक्वल चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड, तो वो क्या हो जाएगा? नॉन प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी नाम से ही पता चल रहा है कि नॉन प्रोबेबिलिटी है हर रिस्पोंडेंट की सेलेक्ट होने की, लेकिन प्रोबेबिलिटी में क्या है कि एवरी चांसेस है कि कोई भी रिस्पोंडेंट सेलेक्ट हो सकता है। ठीक है। Now, next question is, who among the following is noted for his her work on Indian family? Indian family पे किसका वर्क है? हिंदी में पढ़ देती हूँ। भारतीय परिवार पर अपने कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध है? आंसर करने का ट्राई करिए इसका। इंडियन फैमिली पे किसकी स्टडी है? यूनिट 4 का क्वेश्चन है, रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। सो द राइट आंसर इज के.एम. कपाडिया। राइट आंसर क्या हो जाएंगे? के.एम. कपाडिया। यूनिट 4 का क्वेश्चन है ये, दैट इज रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु हैज मेड डिस्टिंक्शन बिटवीन लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन? लेटेंट और मैनिफेस्ट फंक्शन के बीच डिफरेंस किसने बताया है? इन 4 थिंकर्स दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है लेटेंट और मैनिफेस्ट फंक्शन के बीच डिफरेंस किसने बताया है। गोपनीय और प्रकट क्रियाओं के बीच अंतर किसने किया? दुर्खीम, आर.के. मर्टन, मेलिनोस्की, टलकट पार्सन। सो वी गो विद द आर.के. मर्टन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर.के. मर्टन, रॉबर्ट किंग मर्टन। ठीक है। नाउ द बुक सोशियोलॉजी इज रिटन बाय, डायरेक्ट क्वेश्चन बुक और ऑथर से है कि सोशियोलॉजी बुक किसने लिखी है? सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? तो आंसर क्या होगा? मॉरिस जिन्सबर्ग। राइट आंसर क्या होगा? मॉरिस जिन्सबर्ग। आपके पास अगर पेपर पेन हो तो इसको नोट कर लीजिए कि सोशियोलॉजी बुक किसने लिखी है। ये बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which among the following is not, क्या लिखा है? नॉट ट्रू रिगार्डिंग वैल्यू। वैल्यूज के रिगार्डिंग क्या ट्रू नहीं है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। वैल्यूज गाइड अ पर्सन बिहेवियर, मूल व्यक्ति के व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं। वैल्यूज गाइड्स अ पर्सन्स जजमेंट, मूल्य व्यक्ति के निर्णय का मार्गदर्शन करते हैं। वैल्यूज आर अनइम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ कल्चर, मूल्य संस्कृति के महत्वहीन भाग है। वैल्यूज आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरीडे कल्चर, मूल्य हर संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इधर इंपॉर्टेंट बता रहा है, इधर अनइम्पॉर्टेंट, तो कल्चर का अनइम्पॉर्टेंट पार्ट तो नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वैल्यूज। वैल्यूज उतने भी स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, नॉर्मल होते हैं कि हमें उन्हें फॉलो करना है तो करते हैं, नहीं करना हो तो नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी, जैसे हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि आपको झूठ नहीं बोलना है, ऑनेस्टी फॉलो करना है, लेकिन हम अपने विल के अकॉर्डिंग कभी कभी झूठ का सहारा ले लेते हैं। ठीक है। तो ये सब क्या किस में आते हैं? वैल्यूज में। पंक्चुअलिटी ये सब किस में आएगा? वैल्यूज में।
अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये सब किससे के क्वेश्चन है, यूनिट 3 के, यूनिट 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सोशियोलॉजिकल थ्योरी, रिसर्च मेथोडोलॉजी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स और रूरल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन से हाई क्वेश्चंस आते हैं, हाई चांसेस रहते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो आपको इन पे अच्छे से कमांड रखना है और इनको मैक्सिमम टाइम्स रिपीट करके ही एग्जाम में अपीयर करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, refers to norms that are looked on by the members of society as not being extremely important। क्या है, not being extremely important and may be violated without any severe punishment। अगर हम ज्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट नहीं होते और अगर हम वायलेट कर देते हैं, इनको तोड़ देते हैं, तो हमें क्या है, बहुत ज्यादा पनिशमेंट नहीं फेस करनी पड़ती। टाइप ऑफ नॉर्म्स, वे मानदंड जो समाज के सदस्यों द्वारा अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं माने जाते और जिनका उल्लंघन गंभीर दंड के बिना किया जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोक वेज, क्योंकि फोक वेज उतने स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं और अगर हम इन्हें तोड़ देते हैं तो हमें उतनी सीवियर पनिशमेंट का सामना नहीं करना पड़ता। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ शिप्स आर सब डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स विथ नोन हिस्टोरिकल एंसेस्टर्स दे आर कॉल्ड, बताइए शिप्स को अगर हम सब डिवाइड करेंगे छोटे छोटे ग्रुप्स में हिस्टोरिकल एंसेस्टर्स के साथ, एंसेस्टर्स दे आर कॉल्ड लीनिएज। क्या बोलेंगे, लीनिएज, वंशावलियां। यदि हिंदी में बता देती हूँ, यदि उपवंशों को ज्ञात ऐतिहासिक पूर्वजों से ट्रेस किया जा रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे, लीनिएज वाले समूह में विभाजित किया जाए तो उन्हें क्या कहेंगे, कहा जाता है। किसके टर्म्स पे इनका ट्रेस किया जा रहा है, लीनिएज के टर्म्स पे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अडॉप्शन इज नॉट एनी राइट टू इनहेरिटेंस। इसमें ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा रिलीजन है जहां अडॉप्टेड चाइल्ड को बायोलॉजिकल के चाइल्ड के तरह ही राइट्स नहीं मिलते हैं, उन इनहेरिटेंस राइट। ठीक है, सॉरी, बायोलॉजिकल चाइल्ड को ज्यादा इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिलती है, मतलब उनको इनहेरिटेंस राइट मिलता है, लेकिन जो अडॉप्टेड चाइल्ड होते हैं उनको इनहेरिटेंस राइट नहीं मिलता। ऐसा किस रिलीजन में होता है, तो हम राइट आंसर क्या है इसका, मुस्लिम। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुस्लिम। मुस्लिम में अडॉप्टेड चाइल्ड को बायोलॉजिकल चाइल्ड के जैसे इनहेरिटेंस राइट नहीं मिलता, इसमें कोई डाउट नहीं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द हो एज अ ट्राइब, वो क्या है, ट्राइब है। आर इंडोगेमस, क्या होती है, इंडोगेमस। द ट्राइब इज डिवाइडेड इनटू एक्सोगेमस क्लैंस known as which are often associated with totemism। किससे एसोसिएटेड है, टोटेमिज्म से। तो बताइए इसका राइट आंसर, हिंदी में पढ़ देती हूँ। हो जनजाति एक अंतर्विवादी जनजाति है, यह जनजाति बहिर्विवाही कुलों में विभाजित है जिन्हें कहा जाता है और अक्सर टोटेमवाद से जोड़ा जाता है। इसका ट्राई करिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है हो ट्राइब से। हो ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो द राइट आंसर इज किल्ली। क्या है राइट आंसर, किल्ली है। राइट आंसर क्या है, किल्ली। B1 इज द राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, परमानेंट सेटलमेंट से क्वेश्चन है, यूनिट 4 का क्वेश्चन है, रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793। सबसे पहले तो बताइए इसको दिया किसने था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड परमानेंट सेटलमेंट किसने लाया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, क्रिएटेड इन बंगाल एंड लेटर अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। प्रोवाइडेड, क्या प्रोवाइड करता है, टेनेंट्स द राइट ऑफ ओनरशिप
definite property rights for the zamindars, abolition of जमींदारी system, abolition of sharecropping system। हिंदी में पढ़ देती हूँ। 1793 की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो बंगाल में शुरू हुई और बाद में भारत के अन्य भागों में लागू हुई ने क्या प्रावधान किया? आपको क्वेश्चन दिख रहा है? तो इसके ऑप्शंस क्या है? किराएदारों का स्वामित्व का अधिकार, जमींदारों को निश्चित स्वामित्व अधिकार, जमींदारी प्रणाली की समाप्ति, बटाई प्रणाली की समाप्ति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड, बी नंबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या बोल रहा है? नॉट। इसमें भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, नॉट लगा है। पैटर्न ऑफ सेटलमेंट इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में बहुत सारे टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स होते हैं। पैटर्न्स कैसे हाउसेस हैं गांव पे, ये इसका क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा टाइप ऑफ सेटलमेंट नहीं है? न्यूक्लिएटेड, स्कैटरिंग ऑफ होम स्टेट्स, लीनियर सेटलमेंट, पेरिफेरल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेरिफेरल। क्यों? क्योंकि पेरिफेरल ज्यादातर सिटी से रिलेटेड है, कि सिटी के जो आउटस्कर्ट पेरिफेरी में रहते हैं वो पेरिफेरल कहाँ से रिलेटेड है? सिटी से। और फिर से पेरिफेरल टाइप ऑफ सेटलमेंट नहीं है। ये तीनों क्या है? टाइप्स ऑफ सेटलमेंट। तो राइट आंसर क्या होगा? पेरिफेरल। न्यूक्लिएटेड भी टाइप ऑफ सेटलमेंट है, स्कैटरिंग ऑफ होम स्टेट्स भी टाइप ऑफ सेटलमेंट है, लीनियर सेटलमेंट भी टाइप ऑफ सेटलमेंट है। क्या नहीं है? पेरिफेरल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेरिफेरल। हिंदी में देख देती हूँ क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्रों, रूरल एरियाज में बसावट का प्रकार नहीं है? केंद्रित, घरों का बिखराव, रेखीय बसावट, परिधि। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिटिकल कल्चर एंड ओरिएंटेशन ऑफ पॉलिटिकल इलीट्स, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में बी डिवाइडेड इनटू। क्या बताना है? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर किस किस में डिवाइडेड है? ठीक है, हिंदी में देख देती हूँ। राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक अभियोजनों की प्रवृत्तियों के आधार पर राजनीतिक संरचनाओं को निम्नलिखित में विभाजित किया जा सकता है। ट्रेडिशनल ऑलिगार्कीज, टोटलिटेरियन ऑलिगार्कीज, मॉडर्नाइजिंग ऑलिगार्कीज, ट्यूटोरियरी डेमोक्रेसीज, पॉलिटिकल डेमोक्रेसीज। हिंदी में पारंपरिक कुलीनतंत्र, सर्वसत्तावादी कुलीनतंत्र, आधुनिकीकरण करने वाले कुलीनतंत्र, संरक्षण लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र। सॉरी, इट्स लोकतंत्र। क्वेश्चन ट्राई करिए सॉल्व करने का। तो राइट आंसर क्या है? 135। ट्रेडिशनल ऑलिगार्कीज, मॉडर्नाइजिंग ऑलिगार्कीज एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसीज, ये क्या हो जाएंगे? राइट आंसर। एक्चुअली माय हिंदी इज नॉट अप्रोप्रिएट, लेकिन मैं इंप्रूव कर रही हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ परपेचुअल स्टेट ऑफ हॉस्टिलिटी बिटवीन टू कॉर्पोरेट ग्रुप्स। दो कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं, उसके बीच हॉस्टाइल हो जाना है वो, मार्क बाय होमिसाइड और वायलेंस। whenever members of the groups meet is best understood by the thumb। दो ग्रुप, कॉर्पोरेट ग्रुप्स, उनके बीच क्या हो जा रहा है? वायलेंस हो जा रहा है, होमिसाइड हो जा रहा है, हॉस्टाइल हो जा रहा है एक दूसरे को। तो इसमें से क्या सही आंसर होगा? कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, वॉर भी नहीं होगा, कंपटीशन भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? फ्यूड। क्या हो जाएगा? फ्यूड। वेमेंस है। ठीक है, अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉरी, चेंज इन ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली इन इंडिया इज मार्क्ड बाय चेंज इन। जो जॉइंट फैमिली का स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है कब? इनमें से कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है जॉइंट फैमिली के चेंजेस के लिए? तो सबसे पहला क्या है? प्रॉपर्टी होल्डिंग एंड रेसिडेंस,
genealogical structure, the conjugal bond, numerical size. बताइए इसका आंसर। संपत्ति, धारणा और निवास, वंशावली संरचना, वैवाहिक संबंध, संख्यात्मक आकार। भारत में संयुक्त परिवार में परिवर्तन को किन परिवर्तनों में से चिन्हित किया गया है? बताइए इसका आंसर, ट्राई करिए सॉल्व करने की। So the right answer is all 1, 2, 3 and 4 सभी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है किसके लिए? ज्वाइंट फैमिली के स्ट्रक्चर में चेंजेस के लिए। दैट इज प्रॉपर्टी होल्डिंग एंड रेसिडेंस, जीनियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, द कंजुगल बॉन्ड, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ या न्यूमेरिकल साइज। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डैश ऑलवेज प्रिस्क्राइब सम एक्सटेंट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका आंसर? द राइट आंसर इज डिसेंट, वंश परंपरा हमेशा कुछ हद तक संपत्ति के उत्तराधिकार को निर्धारित करता है। कौन? वंश परंपरा। क्या? वंश परंपरा, दैट इज लीनिएज। अगर आपका वंश आगे बढ़ रहा है तो प्रॉपर्टी भी इनहेरिट होगी, 1 जनरेशन टू 2nd जनरेशन। रूल्स ऑफ रेसिडेंस नहीं होगा, अगर आप कहीं रह रहे हैं तो मैरिज नहीं होगा, क्लैन नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा? डिसेंट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कम्युनिटी? कोई भी कम्युनिटी है उसके क्या फीचर नहीं होंगे? स्पेसिफिक लोकेलिटी, हिस्टोरिकल हेरिटेज। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, नॉट वर्ड लिखा है तो हमें बताना है कि कम्युनिटी के कौन से फीचर नहीं है। स्पेसिफिक लोकेलिटी, हिस्टोरिकल हेरिटेज, अ सोशल, रिलीजियस, ऑक्यूपेशनल और अदर ग्रुप शेयरिंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, स्मॉल पैचेस ऑफ लोकेलिटीज स्प्रेड ओवर मैनी एरियाज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4th वन, स्मॉल पैचेस ऑफ लोकेलिटी स्प्रेड ओवर मैनी एरियाज, मतलब छोटे छोटे एरियाज में वो स्प्रेड है। ठीक है, अलग अलग एरियाज में उनके छोटे छोटे पैचेस क्या है? स्प्रेड है। तो ऐसा तो कम्युनिटी का एग्जाम्पल ही नहीं है, कम्युनिटी का फीचर ही नहीं, हम लोग पढ़ते ही नहीं है कम्युनिटी में कि अलग अलग एरिया पे रह रहे हैं। कम्युनिटी का यही होता है कि एक स्पेसिफिक एरिया पे रह रहा है, ये फीचर होता है। तो 4th वाला क्या हो जाएगा? राइट आंसर। फोर्थ वाला क्या होगा? राइट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या है? विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र, ऐतिहासिक विरासत, फिर सामाजिक, धार्मिक, व्यवसायिक या अन्य साझा विशेषताओं वाला समूह, कई क्षेत्रों में फैले छोटे छोटे क्षेत्र। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Learned and shared cultural products that justify certain types of behavior in a given society are known as। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बताइए। सीखी और साझा की गई सांस्कृतिक वस्तुएं जो किसी समाज में किसी विशेष प्रकार के व्यवहार को उचित ठहराती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? इसका आंसर आप अपने एंड से देने की कोशिश करिए, मैं आपको टाइम देती हूं थोड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैल्यू। इसका राइट आंसर क्या होगा? वैल्यू। क्यों? क्योंकि वैल्यू उतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है, हम जनरलाइज होता है कि हम कहीं से भी उसको सीख सकते हैं। जैसे पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी, ये हमारे बिहेवियर्स में आता है कि हम कितने ऑनेस्ट हैं, कितने पंक्चुअल हैं। ठीक है, समझ आया? वैसे हम कभी ऑफिस लेट पहुंचते हैं तो हमारे बॉस हमें डांटते हैं और समझाते हैं कि पंक्चुअल होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है। तो ये अलग अलग एरियाज, अलग अलग जगह से हम सीखते हैं, अलग अलग लोगों से सीखते हैं। ठीक है, सो नाउ
We are moving towards the next question. In a social setting, if people assume that their own culture group and behavior are superior to those of others, then it is known as. क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि हम अपने कल्चर, अपना जो क्या है कल्चर है, अपने ग्रुप को, हमारे बिहेवियर को सुपीरियर मांगते हैं किसी और के सामने। हम ऐसा मानते हैं कि नहीं, हमारा कल्चर ही डोमिनेटिंग है, सुपीरियर है, किसी और कल्चर को हम इग्नोर कर देते हैं। सिर्फ हम अपनी अपनी ही बड़ाई करते हैं, अपनी अपनी ही तारीफें बताते हैं, अपने अपने ही जो कल्चर है उसी की बात करते हैं, हमारे कल्चर को ही प्रोपोगेट करते हैं, बाकी ट्राई करते हैं कि दूसरे का कल्चर कहीं दब जाए, सब मर्ज हो जाए। ठीक है, तो ये किस टाइप का क्या है, एथनोसेंट्रिज्म। इसको हम क्या बोलते हैं, एथनोसेंट्रिज्म। ये किस टाइप, इस टाइप के बिहेवियर को क्या बोलते हैं, एथनोसेंट्रिज्म, जाति केंद्रितता। ठीक है, वहीं जीनोसेंट्रिज्म क्या होता है कि हम अपने कल्चर को इग्नोर करते हैं, हमें अपने कल्चर के प्रति कोई भी भावना नहीं रहती, इमोशनल नहीं होते, हम अपने कल्चर को नेग्लेक्ट करते हैं, भाई किसी और के कल्चर को अडॉप्ट करते हैं या फिर उनके कल्चर को अप्रिसिएट करते हैं। ये इसका क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। एथनो का अपोजिट क्या हो जाता है, जीनोसेंट्रिज्म। सेल्फ सेंट्रिज्म मतलब हमारे खुद के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, हम अपने सेल्फ को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। नेशनलिज्म का तो सबको पता है, नेशन के प्रति जो हमारी फीलिंग है उसको नेशनलिज्म बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज कंसीडर्ड द सोशल स्ट्रक्चर। इसने कंसीडर किया है कि सोशल स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ थ्रू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूल्स। रूल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर से सोशल स्ट्रक्चर बना है। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, आर के मर्टन, आर राल्फ लिंटन, एस एफ नाडल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एस एफ नाडल। क्यों, क्योंकि उन्होंने जब सोशल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया था, सोशल स्ट्रक्चर को जब इलेबोरेट करते हैं या फिर सोशल स्ट्रक्चर के बारे में जब वो बात करते हैं तो वो किसको इंपॉर्टेंस देते हैं, रोल को। कौन, एस एफ नाडल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस एफ नाडल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच। इनमें से कौन सा गलत मैच है। देखिए सुमनर, सुमनर का क्या है, इन ग्रुप आउट ग्रुप। मीड का क्या है, सिग्निफिकेंट अदर्स। गिडिंग्स का क्या है, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल ग्रुप्स। कूले का क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स। कूले का क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स। गिडिंग्स का क्या है, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल ग्रुप्स। मीड का क्या है, सिग्निफिकेंट अदर्स। तो हमें इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, कौन सा मैच सही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है इनकरेक्ट बताना है इनमें से। तो ट्राई करिए सॉल्व करने का। सो द राइट आंसर इज गिडिंग्स। क्या हो, गिडिंग्स। गिडिंग्स ने हॉरिजेंटल और वर्टिकल ग्रुप्स के बारे में बात नहीं की है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, गिडिंग्स। बाकी सुमनर इन ग्रुप आउट ग्रुप की बातें करते हैं। मीड क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट अदर्स की बातें करते हैं। कूले प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप के बारे में बात करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गिडिंग्स। अगर आपको ऑप्शन नहीं भी पता होता सही कि कौन सा किसके साथ मैच नहीं कर रहा है, तो ये दोनों तो आपको पता थे, फर्स्ट वाला भी आपको पता होगा, तो आप एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते थे। नाउ द क्वेश्चन इज, वन फैक्ट दैट स्टैंड्स आउट beyond all other is that everywhere the husband, wife and immature children, husband, wife and immature children constitute a unit. husband, wife और children को मिला के क्या बन रहा है, एक यूनिट, apart from the remainder of the community. Who said this? ये एक स्टेटमेंट दिया है, इसमें बताना है कि किसका स्टेटमेंट है। एक तथ्य हिंदी में पढ़ देती हूँ, जो एक तथ्य जो अन्य सभी से ऊपर स्पष्ट रूप से उभरता है, वह यह है कि हर जगह पति पत्नी और अपरिपक्व बच्चे मिलकर एक इकाई बनाते हैं जो शेष समुदाय से अलग होती है। ये किसने कहा है, आर.एच. लुई, के.एम. कापाडिया, के. डेविस, जी.पी. मर्डॉक। तो राइट आंसर क्या होगा, जी.पी. मर्डॉक। तो इससे क्या पता चलता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं,
तो आप स्टेटमेंट्स और उनके थिंकर्स पढ़ के जाइए एग्जाम में अगर आपको अच्छा करना है, ठीक है। नो डाउट अगर आप ये सब अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूजीसी जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। Now the next question is, who among the following formulated the theory of middle class? मार्क्सियन फ्रेमवर्क के अंदर मिडिल क्लास की थ्योरी किसने प्रपोज की थी? ये मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बता चुका है कि मिडिल क्लास अथॉरिटी, मार्क्सियन फ्रेमवर्क को फॉलो करते हुए अथॉरिटी से लिंक करके मिडिल क्लास की बातें कौन करता है? अथॉरिटी की बात, मिडिल क्लास की बात हमारे कौन करते हैं? डेहरेंडॉर्फ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेहरेंडॉर्फ, ठीक है, करेक्ट आंसर डेहरेंडॉर्फ। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्स इज अ क्लर्क इन एन ऑफिस। एक्स क्या है? क्लर्क है एक ऑफिस में। एक्स क्या है? क्लर्क है एक ऑफिस में। उसके पापा क्या थे? पुलिस इंस्पेक्टर थे। उसके पापा क्या थे? पुलिस इंस्पेक्टर। और उसके ग्रैंडफादर जो थे वो जज थे, ठीक है। तो व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस दिस? क्या हो रहा है? व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस दिस? ये क्वेश्चन आप, मुझे लगता है कि आप सॉल्व कर लेंगे, तो ट्राई करिए। नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगी, थोड़ा टाइम दे रही हूँ, उसमें आप इसको सॉल्व करने का ट्राई करिए। एक्स क्या है? क्लर्क है। उसके फादर पुलिस इंस्पेक्टर थे, ग्रैंडफादर जज थे। तो बताइए व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस दिस? हॉरिजेंटल मोबिलिटी, वर्टिकल मोबिलिटी, वर्टिकल डाउनवर्ड मोबिलिटी, वर्टिकल अपवर्ड मोबिलिटी। चलिए बात करते हैं। एक्स क्या है? एक्स क्या है? क्लर्क है। उसके फादर क्या थे? सॉरी, यहां बता देती हूँ। एक्स क्या है? क्लर्क है। उससे सुपीरियर पोजीशन में कौन थे? उसके फादर जो कि पुलिस थे। उनसे ज्यादा हाई पोजीशन में कौन थे? ग्रैंडफादर जो कि क्या है? जज है, जो कि जज है, ठीक है। तो एक तरीके से देखिए ऐसे मूव हो रहे हैं, यहाँ जज, यहाँ पुलिस, यहाँ क्लर्क। ये ग्रैंडफादर है, ये फादर है, और ये सन है या फिर डॉटर है, एक्स जो भी है। तो ये कौन से टाइप की मोबिलिटी हुई? वर्टिकल मोबिलिटी तो है। वर्टिकल में डाउनवर्ड मोबिलिटी हुई या अपवर्ड मोबिलिटी हुई? तो राइट आंसर क्या होगा? डाउनवर्ड। क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड मूव, एक सेकेंड, क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है। पहले तो जज रहते हैं उसके ग्रैंडफादर, फिर उसके बाद उसके पापा पुलिस रहते हैं, फिर वो क्या होता है? क्लर्क। तो एक तरीके से डाउनवर्ड मोबिलिटी है। वहीं अगर अपोजिट होता कि एक्स क्या रहता? जज रहता, उसके फादर क्या होते? पुलिस रहते, लेकिन उसके ग्रैंडफादर क्या रहते? क्लर्क रहते। तो ये क्या होता? अपवर्ड मोबिलिटी होता। मतलब यहाँ दादाजी हैं, दादाजी क्लर्क हैं, पापा पुलिस है, और वो क्या बन जा रहा है? जज। तो ये अपवर्ड मोबिलिटी होता, और ये क्या है? डाउनवर्ड मोबिलिटी, डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? वर्टिकल डाउनवर्ड मोबिलिटी। किसके टाइप है? वर्टिकल मोबिलिटी के साथ हम इसलिए नहीं कहे क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली बताया गया है कि डाउनवर्ड मोबिलिटी होगा या अपवर्ड मोबिलिटी। तो हमारा जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो क्या होगा? वर्टिकल डाउनवर्ड मोबिलिटी। तो ये टेस्ट सीरीज जो सीरीज है हमारी, आज जो पार्ट 4 हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया है। आगे ऐसे ही PYQ सॉल्व करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, और ऐसे ही मैं एक अलग अलग दिन, हर दिन आपके लिए कहीं ना कहीं से अच्छे बेस्ट जो PYQs रिपीट होते हैं वो लेके आते रहूंगी। PYQ सॉल्व करने के लिए मुझसे जुड़े रहिए, TCS एकेडमी से जुड़े रहिए, ठीक है। और अगर कोई आपको डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर अपकमिंग एग्जाम विच इज scheduled on 29 June.